अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी में किप्स के बुक से एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें आज हम पहले टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिसका नाम है सेलुलर लाइफ या दूसरे अल्फाजों में बायोडाइवर्सिटी। दर हकीकत ये जो चैप्टर है वो वायरस वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। सो इसमें ज़्यादातर वायरस या क्लासिफिकेशन वगैरह की ही बातें गिवन हैं। तो चलते हैं पहले एमसीक्यू की जानिब। अच्छा, जो हमारे पास पहला एमसीक्यू वो ये है कि वायरसेस में नॉट रेप्लिकेटेड। दिए गए ऑप्शंस में से वो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है जिसमें वायरस रेप्लिकेट नहीं करते। तो आपको ये बात पता है कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग सेल्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं, या दूसरे अल्फाजों में उन जगहों पर वायरसेस रेप्लिकेट कर सकते हैं जो कि सेलुलर हों। तो आपको पता है कि ब्लड की प्लाज्मा नॉन सेलुलर पार्ट होता है, तो उसमें वायरसेस रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू हमारे पास कि न्यूक्लिक एसिड इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ। अच्छा, आपको पता है कि एक पूरे वायरस में जो कि मैच्योर वायरस होता है, उसमें आपके पास प्रोटीन कोड, न्यूक्लिक एसिड सब कुछ होता है। पर एक वायरस की टाइप है जिसे हम वायरॉइड कहते हैं। मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स का नाम भी देते हैं वायरॉइड्स, और उसके अलावा प्रायंस को, जो कि ऑप्शन डी में है। अच्छा, वायरॉइड्स जो होते हैं इनके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, यानी कि या तो उनके पास आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। वायरॉइड्स के पास आरएनए होता है, जबकि प्रायंस इनके पास सिर्फ प्रोटीन होती है, जबकि इनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड हमें नहीं मिलता। वायरियन और वायरस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी में नज़र आए, ये दोनों मैच्योर वायरसेस हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि इट इज़ फॉल्स फॉर वायरसेस। ये चार ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इनमें से ये बतानी है कि चीज़ कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अच्छा, पहला ऑप्शन है हमारे पास कि वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ऑप्शन बी है हमारे पास वायरसेस आर नॉन सेलुलर। ऑप्शन सी नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऑप्शन डी टाइनी एंड इन्फेक्शियस एजेंट। अच्छा, ऑप्शन बी, सी और डी तीनों सही हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं, बिल्कुल नॉन सेलुलर होते हैं। नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि रेप्लिकेशन वगैरह या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी, वो खुद उनके इख्तियार में नहीं होती। उनके लिए असल में उन्हें होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है कि टाइनी और इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स है वो ऑप्शन नंबर ए है। वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। यहाँ आना चाहिए था वायरसेस कंटेन डीएनए और आरएनए। या तो किसी वायरस के पास डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, पर दोनों चीज़ें एक साथ इनके पास नहीं होती। अच्छा, इन प्रायंस इंफॉर्मेशन इज कैरिड फर्दर थ्रू। भाई आपको मैंने बताया कि प्रायंस सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए थे, तो उनमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो प्रोटीन की ही थ्रू होगी। फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास, द फिल्ट्रेबल एजेंट्स वर फर्स्ट प्यूरिफाइड इन 1935 when Stanley was successful in crystallizing the virus। अच्छा, 1935 में एक बंदा था जिसका नाम था स्टैनली। उसने एक वायरस को फिल्ट्रेट किया, असल में क्रिस्टलाइज किया एक वायरस को। नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि वो कौन सा वायरस था जिसे उसने क्रिस्टलाइज किया। तो सबसे पहले जो वायरस क्रिस्टलाइज हुआ था वो TMV वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑप्शन क्वेश्चन सी है हमारे पास कि वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर। अच्छा, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। पैरासाइट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्टो एक इंडो। इंडो जो हमारी बॉडी में अंदर रहते हैं और हमें हार्म पहुंचाते हैं, जबकि एक्टो वो पैरासाइट्स जो कि हमारे बॉडी की सरफेस में से ही खुद के न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं हमसे और यकीनन हमें हार्म पहुंचाते हैं। सो ऑप्शन ए और सी में देखें,
वायरस जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी फर्दर दो भी टाइप्स होते हैं। एक वो वायरसेस सॉरी एक वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि हम आर्टिफिशियल मीडिया या आर्टिफिशियल कल्चर में हम उन्हें ग्रो कर पाते हैं, जबकि कुछ ऐसे वायरसेस पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि हम आर्टिफिशियली उन्हें ग्रो नहीं करवाते। तो जिन्हें हम आर्टिफिशियली ग्रो नहीं करवाते वो पैरासाइट्स कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, जबकि वो पैरासाइट्स जिन्हें हम आर्टिफिशियली ग्रो करवा सकते हैं वो कहलाते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। क्वेश्चन 7, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस। दिए गए ऑप्शंस में से हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि सारे वायरसेस में होती है। ऑप्शन ए में है डीएनए, ऑप्शन बी में है आरएनए, ऑप्शन सी कैप्सिड और ऑप्शन डी एनवेलप। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, कैप्सिड। डीएनए मैंने बताया कि वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगी। और कुछ ऐसे वायरसेस होंगे जिनके पास डीएनए होगा और कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास आरएनए होता है। अच्छा, एनवेलप में भी यही चीज़ होती है कि एनवेलप कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर, जिनकी कैप्सिड के ऊपर एनवेलप लगा हुआ होता है, जबकि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास एनवेलप या कोटिंग वगैरह ऊपर नहीं होती। सो कैप्सिड जो कि प्रोटीन कोट है वो हर एक वायरस में अंदर होती है। द component responsible the component responsible for determination of shape of virus is, इनमें से कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है वायरस के शेप को डिटरमाइन करने के लिए? वो होती हैं प्रोटीन सब यूनिट्स। अच्छा, प्रोटीन्स के बेसिस पे हम वायरस की शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर उनकी कैप्सिड का शेप देखें, अगर उनकी कैप्सिड का शेप रोड शेप होगा तो अंदर स्पाइरल जो होगी उनके पास न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगी। अच्छा, ये सब कैसे पता चला? ये हमें प्रोटीन सब यूनिट्स को देखकर ही पता चलेगा कि हमारे वायरस का जो शेप है, रोड शेप है या स्फेरिकल है, ये सब कुछ प्रोटीन सब यूनिट्स जिन्हें हम कैप्सोमर कहते हैं उनके थ्रू ही हमें पता चल सकता है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ये चीज़ बतानी है कि वायरसेस इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है अगर वायरस में अगर वो ना भी हो तो वायरस ज़िंदा रह पाता है। मीन्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा एसेंशियल वायरस के लिए वो नहीं है। उसमें ऑप्शन नंबर सी आता है, एनवेलप। देखें, वायरस के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका हेड रीजन, उसका टेल रीजन। ऑल ओवर वायरस प्रोटीन वगैरह का बना होता है। उसके हेड रीजन की जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें हम कैप्सिड का नाम देते हैं, और उसमें अंदर आरएनए या डीएनए मौजूद होता है जैसे जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये दोनों एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वायरस के। जबकि इनवेलप, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास इनवेलप मौजूद होता है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास इनवेलप नहीं भी होता, फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि इनवेलप इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। क्वेश्चन 10, अ वायरियन इज, वायरियन क्या चीज़ होती है भाई? वायरियन एक मैच्योर वायरस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कि डैश कैप्सोमर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस। एक वायरस की टाइप है जिसे हम हर्पीज वायरस कहते हैं। हमें ये चीज़ बतानी है कि हर्पीज वायरस में कितने नंबर ऑफ कैप्सोमर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अगेन ये बुक की लाइन है, पंजाब के बुक की ही लाइन है, आपको फेडरल में भी मिल जाएगी और सिन टेक्स्ट की फर्स्ट ईयर की न्यू एडिशन में ये चीज़ मिल जाएगी आपको कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 162 कैप्सोमर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस। क्वेश्चन नंबर 12, members of which of the following groups are all parasites। भाई आपको पता है कि
पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रहकर हमें हार्म पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है वो वायरस असल में बनता है, क्योंकि कुछ हमारे पास बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, तो कुछ ही अमाउंट होता है इन लोगों का जो पैरासाइट्स होते हैं। सो ऑल ओवर कहने का मतलब है कि ऑल ओवर बैक्टीरियाज पैरासाइट्स नहीं होते। अगेन प्रोटोजोआ और फंजाई में भी यही चीज़ है कि ऑल ओवर फंजाई और ऑल ओवर प्रोटोजोआ आर नॉट पैरासाइट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन 13, पोलियो वायरस आर। पोलियो वायरस की आपने शेप बतानी है यहाँ पर। तो पोलियो वायरस का शेप होता है स्फेरिकल। अच्छा, टैडपोल शेप असल में होता है आपके बैक्टीरियोफेज वायरस का। उसके अलावा रोड शेप की आपका TMV वायरस, टोबैको मोसैक वायरस होता है। अच्छा, क्वेश्चन 14, द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस कंटेन। अगेन ये बुक की लाइन है, आई थिंक फेडरल की बुक की लाइन है कि ज़्यादातर एनिमल वायरसेस का जीनोम जो होता है वो होता है RNA। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, टोबैको मोसैक वायरस। अगेन TMV वायरस का आपने शेप बताना है कि इनका शेप कैसा होता है। मैंने पहले बताया कि इनका जो शेप होगा वो रोड शेप होगा, और इसमें जो जीनोम होता है वो RNA वाला जीनोम होता है और स्पाइरल कंडीशन में होता है। अच्छा, क्वेश्चन 16, वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज अबाउट डैश ऑफ होस्ट। तो अगेन ये एक बुक की लाइन है, पंजाब की बुक की लाइन है कि बैक्टीरियोफेज का जो वॉल्यूम होता है वो 1/1000 होता है, यानी कि ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो होस्ट का होता है, यानी कि 1000 पार्ट होस्ट का होता है, जबकि उनमें से सिर्फ एक ही पर्सन के लिए कि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है आपका बैक्टीरियोफेज। अच्छा, क्वेश्चन 17, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द वायरल रेप्लिकेशंस आर सिंथेसाइज्ड इन। अच्छा, वायरस के जो एंजाइम्स होते हैं जो कि वायरस को रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं वो होस्ट के सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। वायरस के पास अपना राइबोसोम नहीं होता, तो वो हेल्प लेते हैं होस्ट के सेल की। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर C हमारा इनकरेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या है कि ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वायरल मेम्ब्रेन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऑप्शन नंबर डी, ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वायरल कोट, बिल्कुल नहीं। ऑल ओवर चीज़ें मतलब जो कि वायरस को अपने फेजेस को बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो उन्हें उनके होस्ट सेल में मिलते हैं। इन लाइटिक साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज द फेज इज रिगार्डेड एज। भाई, लाइटिक साइकिल का दूसरा नाम मास्टर स्लेव साइकिल है, जिसमें मास्टर जो होता है वो असल में बैक्टीरियोफेज होता है, जबकि स्लेव जो होता है वो होस्ट सेल होता है। अच्छा, लाइटिक साइकिल में जो होस्ट होता है वो इकोलाई बैक्टीरिया ज़्यादातर होता है। अच्छा, क्वेश्चन 19, द पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज। बैक्टीरियोफेज का वो पार्ट बताना है जो कि सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल में इंटर होता है। आपको पता है कि होस्ट में सिर्फ इंटर होता है बैक्टीरियोफेज का जीनोम, उसका DNA या RNA, जबकि उसका कैप्सिड या उसका जो पूरा हेड रीजन और उसके अलावा टेल फाइबर्स होते हैं वो होस्ट के सेल के ऊपर ही मौजूद होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, द बैक्टीरियोफेज अटैक्स इटसेल्फ बाय इट्स टेल टू द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम हेड। अच्छा, बैक्टीरियोफेज जब किसी भी बैक्टीरिया पर अटैच होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर साइट्स ही अटैच होते हैं, यानी बैक्टीरिया। अच्छा, हर एक वायरस जो होता है ना वो स्पेसिफिक अपने होस्ट पर अटैक करता है,
जैसे आपने पढ़ा होगा लाइटिक वायरसेस सिर्फ और सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरियाज पर अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया पर ही वो रिसेप्टर्स होते हैं जिस पर वो लाइटिक वायरस जो आपका होता है वो आकर बाइंड कर सकता है। सो अगेन कहने का मतलब कि बैक्टीरियोफेज उन्हीं बैक्टीरियाज पर अटैक करेगा। सपोज कर लीजिए बैक्टीरियोफेज है जिसका रिसेप्टर उस वायरस के रिसेप्टर से मैच करेगा। सो ये यहाँ पर आकर बाइंड कर सकता है और अपना जीनोम उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। अच्छा, तो इस वीडियो के लिए जस्ट 20 MCQs थे, बाकी आई थिंक टोटल 40 MCQs हैं। तो रिमेनिंग 20 MCQs की मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 बनाऊँगा। ये पार्ट 1 है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।